नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सिंगरौली जिले का मोरवा क्षेत्र बड़े पैमाने पर एनसीएल के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें एनसीएल द्वारा सेक्शन 9 लगाकर ड्रोन सर्वे भी करा लिया गया है, लेकिन एनसीएल विस्थापन को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर रहा है। एनसीएल ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि मकान का मुआवजा, जमीन पर संपत्तियों का मुआवजा समेत प्लांट कहाँ देगा। इस बात को लेकर विस्थापितों में असमंजस बना हुआ है, जिसे लेकर कल एनसीएल मुख्यालय में हजारों की संख्या में पुनर्स्थापना मंच के साथ साथ विस्थापितों ने धरना प्रदर्शन कर जमकर एनसीएल के खिलाफ नारेबाजी की थी। विस्थापितों का कहना था कि जब तक एनसीएल विस्थापन नीति को स्पष्ट नहीं कर देता तब तक नापी नहीं होनी चाहिए। विस्थापन के मुद्दे को लेकर आज सिंगरौली के पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य के साथ ऊर्जा धानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी ने फेस टू फेस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत की। मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज। हमारे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली के पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य जी। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऊर्जा धानी न्यूज में। विधायक जी, मोरवा का एक सबसे बड़ी समस्या आज जो है एक विस्थापन है, जो मोरवा का बहुत बड़ा क्षेत्र एनसीएल द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है और सेक्शन 9 भी लग चुका है, ड्रोन सर्वे हो गया है, नापी भी चालू हो गई है, लेकिन विस्थापितों का आरोप है कि एनसीएल के द्वारा कोई सही तरीके से रोड मैप जारी नहीं किया गया है। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं सिंगरौली के विस्थापन बड़े पैमाने पर हो रहा है और बड़ी एक आबादी गरीबों की बार बार उजड़ती जाती है। आज जो स्थितियाँ निर्मित हुई है वो कहीं न कहीं सही जानकारी प्रबंधन न दे पाने के कारण है एनसीएल के। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सिंगरौली जैसे विस्थापन के मुद्दे पर शुरू में जयंत में मैंने कई चिट्ठी पत्राचार किया, उसमें विधायक भी था, पर उन लोगों ने मनमानी तौर से नापी किया गया, सेक्शन 9 के बाद नापी किया गया और उसका भी मुआवजा दिया गया। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि जो भी हमारे विस्थापन या पुनर्विस्थापन की समितियां हैं, जो मांग कर रहे हैं आज के तारीख में, उनको एनसीएल प्रबंधन को सुनना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए। देखिए विधायक जी, पुनर्स्थापना मंच के द्वारा एनसीएल को 24 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें एनसीएल द्वारा गोल मटोल जवाब दिया गया है, उसमें आप क्या कहेंगे? मैं वही कहने जा रहा हूँ को विस्थापन मंच और पुनर्विस्थापन मंच जनता के हित में, सबके हित में बातें रख रहे हैं। एनसीएल प्रबंधन को इस बात का तय कर लेना चाहिए कि भाई ठीक है, मांगने वाला कितना भी मांगे वो आप नहीं दे सकते, पर दे सकते हैं ऐसी बैठ के कोई वार्ता करनी चाहिए। उसी वार्ता को न करने के कारण ही बार बार ये आंदोलन की बातें आ रही है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि यदि आप ज़मीन लेते हैं यहाँ के किसानों के, व्यापारियों के, गरीबों के, तो बैठ के सारा निदान करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए कि आपकी ज़मीन का आज बढ़ती हुई महंगाई में ये दर पर हम आपको देंगे। क्योंकि होता क्या है कि कलेक्टर गाइडलाइन जहाँ तक बात करते हैं, तो जब बिक्री खरीदी जाती है ज़मीन का, उसमें स्टाम्प ड्यूटी की हर आदमी कहीं न कहीं ये चाहता है कि कम से कम खर्चा लगे और रजिस्ट्री हो जाए, तो वो वैल्यूएशन निकालते हैं। पर एक तरफ वैल्यूएशन भी निकाल के, मैं दुधी चुहा को आपको कहानी बता रहा हूँ कि 8 नंबर 9 नंबर के बाज़ार की ज़मीन मेरा ही, मैं खुद बेचा था, जिसका 1 करोड़ रुपये एकड़ आ रहा था,
और इन लोगों ने उस ज़मीन का 10 लाख रुपया हेक्टर मुआवजा बनाया, यही दुधी चुहा विस्तार का। और कई बार मांगे किए कि नहीं भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। वही फिर बाद में जैसे ही 6 महीना का अंतराल में सेक्शन 9 जयंत विस्तार का हुआ, तब मैंने अड़ा और वहाँ 53 लाख रुपया हेक्टेयर का मुआवजा बना के भुगतान किया गया। पर भुगतान किया गया ज़मीन पर ब्याज दे के, वहीं मकान पर ब्याज कटौती कर दिए, जबकि स्वीकृत हुआ था मॉनिटरी से घर पर भी ब्याज देंगे, वो बना था। पर यह एनसीएल की मनमानी मर्जी के कारण ब्याज नहीं दिए, आज भी लटका है मिनिस्ट्री में। कई बार कोयला मंत्री से मिला, कोयला सचिव महोदय से मिला, पर आज में हो देखते हैं, कल देखते हैं, अभी तक पड़ा है। अभी तो मैंने एक दिन माननीय सीएमडी साहब से मुलाकात करके बताया कि ये चीज़ें ज़रूरत है, तो क्या यहाँ के जनता को क्या कहाँ भेज देंगे आप, पाताल में क्या आकाश में? कम से कम उनका वाजिब हक है वो तो आपको देना ही चाहिए। सारे प्रोजेक्ट में अभी तक जितने कोल आपका उत्पादन हो रहा है वहाँ कहीं दिक्कत कभी नहीं आई। आज ही आपको कहाँ से दिक्कत आ रही है? ये लहटाने वाले जो घर बन रहे हैं नए नए, वो एनसीएल के अधिकारियों की मनी पली के आधार पर ही घर बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से आपने पहली बार इतने प्रोजेक्टों का मुआवजा बना, सब कुछ हुआ, कहीं दिक्कत नहीं आई, पर आज द्रोण के माध्यम से सर्वे हो रहा। अच्छा, द्रोण सर्वे भी कर लीजिए आप, पर इसके बाद भी आपका घर बनाने से कोई रुक नहीं रहा है। उसमें अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हैं, सब कोई जान रहा। पर आज के तारीख में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, एक दृष्टिकोण से जिस तरह से जयंत वालों को दिए हैं वैसे तरह यहाँ के लोगों को भी दें मुआवजा, और मुआवजा का रेट का भी बैठ के तय कर लें कि भाई किसको क्या देना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी देखना है। पर मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को नुकसान न हो। और जहाँ तक व्यवस्थापन की बात है, तो मैं तो पहले से चाहे मड़ौली हो, दूधी चुहा हो, उजड़ते हो, कुछ भाई पड़ताली की बात करता रहा हमेशा, पर तब किसी ने कोई बात नहीं कही। आज प्रशासन ने तय किया है कि ज़मीन जहाँ अधिक मिलेगी वहाँ हम बसाएंगे, पर हम लोगों ने तो ये भी कहा था कि सबसे ज़्यादा यदि आप प्लाट के बदले पैसा देते हैं तो 25 लाख मतलब कहने का। पर उस समय तत्कालीन सीएमडी भोला सिंह साहब थे, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। हमने कहा देखिए ऐसा है कि कोयले का दाम भी तो बढ़ा है ना। कहने बहुत दिन से नहीं बढ़ा है, पर हम पे बढ़ा नहीं है तो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए अच्छा बैठ के बात करेंगे हम लोग, कितना अधिकतम दे सकते हैं, 10 लाख दे सकते हैं, 15 लाख दे सकते हैं। तो उन्होंने एक बार तो ये भी कहा था कि देखिए यदि हमारी चलित, मैं तो ये चाहता हूँ कि गरीबों को मकान बना के प्लाट दे दें, पर हमारी कंपनी के बैठकों में क्या तय होता है नहीं कह सकता, पर मैं व्यक्तिगत अपनी बातें राय ये उन्होंने कहा था। विधायक जी, विस्थापितों का आरोप है कि जब एनसीएल जो अभी एक पत्र सार्वजनिक किया है उसमें उनका कहना है कि ज़मीन तो कलेक्टर गाइडलाइन से ज़मीन का रेट दे रहा है, लेकिन मकान पीडब्ल्यूडी का रेट दे रहा है, वो भी 2019 का, जबकि यार 2024 से 5 साल का अंतर है, इसे 2022-23 ऐसा कोई रेट देना चाहिए था। सवाल यहाँ है कि 2021 में धारा 4 का सीबी एक्ट द्वारा प्रकाशित हुआ। मकानों के राज्य शासन ने जो एसओ जारी करता है उसके आधार पर
यह कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल होता है और इस पर यही है कि सड़क के तीरे होगा इन में तो इसका इतना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। जहाँ थोड़ा बहुत कमी हो उसको बैठ के तय करें कि साहब हम लोग यह जो है SOR के आधार पर जो PWD के द्वारा मूल्यांकन घर का कुआं का दिया गया है वो मान नहीं है, ये नहीं, ये होना चाहिए। आज की परिस्थितियाँ में NCL जो SOR के आधार पर मकानों का टेंडर करता है उसके आधार पर या तो हमको दे दें। वन विभाग जैसे है, सरई है, महुआ है, जैसे इन वृक्षों का वो अपना फलदार वृक्षों का कृषि विभाग तय करता है, आम अमरूद का, ये सबका अलग अलग है। देखिए जब जैन प्रोजेक्ट का विस्तार हुआ था मढ़ौली में, जब हम घर से उजड़े तो वहाँ पर इसी तरह का ये सभी का समावेश करके कंपनसेशन बनाया गया था, जिसमें नौकरी के लिए हमने कहा कि हाँ अब किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं रह गई 2 एकड़ पैकेज में जो आप शाम कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार कहा कि आप गरीबों को कम कर दीजिए 25 डिसमिल और स्वर्ण को या पिछड़ा वर्ग को 50 डिसमिल, ये मेरा मांग है। ये मैंने मिनिस्टर को दिया था, यहाँ भी है कि काफ़ी, पर ये लोग NCL वाले ना कर फिर रहे हैं। तो मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि जिन किसी के पास भी बचा होगा तो इस तरह का नीति बनाएं कि 50 डिसमिल 25 डिसमिल ST SC और 50 डिसमिल समान हो पिछड़ा वर्ग। देखिए, लोगों का मानना है कि आप एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। आप 5 साल कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं और 3 बार से लगातार विधायक भी रह चुके हैं। तो लोगों का मानना है कि ज़मीन और मुआवजा विस्थापन इन सब मामले में अनुभव आपका बहुत ज़्यादा है। मेरा कहना है कि जिसे वार्ड क्रमांक 10 भी NCL अधिग्रहण किया था 2010-11 में, जब वो सेक्शन 9 लगने के बाद भी वहाँ भवन निर्माण हुआ था, वो पट्टे की ज़मीन हो या मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन हो, लेकिन NCL के द्वारा सभी को मुआवजा दिया गया था। अभी जब सेक्शन 9 लगा मोरवा के इस विस्थापन में, इसके बाद NCL ने डोल सर्वे कराया है, जबकि तमाम मकाने बने हैं, किसी के तरफ से किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। उनको किस तरह का मुआवजा दिया जाना चाहिए, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम विसंगति की बात नहीं करेंगे, हम तो ये कहेंगे कि सेक्शन 4 2021 में हुआ सितंबर में, इसके बाद भी 4 साल, मुझे लगता है कि 5 साल के बाद, 4 साल के बाद सेक्शन 7 और 9 हुआ। मैं तो ये स्पष्ट कर रहा हूँ आज भी कि अपने विलंब के लिए तो कुछ नहीं बताना चाहते हैं, सिर्फ हमको ही सज़ा देना चाहते हैं, जनता को। तो स्पष्ट रूप से है कि सबको एक भांति नज़र से देखें। मैं ये नहीं कहता, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि शासकीय भूमि का हो चाहे पट्टे की भूमि पर हो, जैसे पूर्ववत में देते आए हैं वो नीतिगत निर्णय लें और उसी आधार पर भुगतान हो। देखिए, जैसा मेरा मानना है कि सेक्शन 9 के बाद ड्रोन सर्वे और इसके बाद नापी की भी प्रक्रिया चालू हो गई है, जबकि NCL अभी तक किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया है कि हमारी विस्थापन नीति, चाहे वो मकान का मुआवजा हो, ज़मीन का मुआवजा या पर संपत्ति प्लाट, ऐसी मैंने संतोषजनक कोई भी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। और नापी को लेकर लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी न हो तब तक नापी न हो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका मांग अच्छा है कि मांग पूरी न हो तब तक नापी न हो, पर कहीं ना कहीं नापी यदि नहीं होगा तो उसका अर्थ निकलेगा नहीं कि किस घर का क्या रेट बनेगा, किस तरह का घर की क्वालिटी है, क्या घर है, किस रूप में है। जो भी रूप में वो घर बना है वो सभी नापे, चाहे नया हो या पुराना हो। मैं ये कह रहा हूँ, आज की तारीख में सर्वे कर रहे हैं, जैसा कि आपने निगाही प्रोजेक्ट का मुहेर गांव में किए हैं सर्वे, उधर सर्वे हो रहा है, इधर घर बन रहा है, वो भी नाप हो गया। तो यहाँ भी वही अपना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी के साथ।
और सबका अब जो भी है वो तो इनके ही कमजोरी के कारण बन गए, और नहीं तो बनता ही नहीं। पेपर में विज्ञापन देने से, पैसा खर्चा करने से थोड़ी रुकता, रोकते कोई वहाँ जाके तब ना। तो अब जो उसने बना लिया, मान लीजिए वो भी यहीं का ना है, कहीं बाहर का तो है नहीं। ठीक है, वो लालच में ही बना लिया कि 2 पैसा हमको मिलेगा। ये यदि कहीं ब्लॉक बी से उजड़े तो यहाँ चले आए, 10 नंबर से उजड़े तो भाई चले आए, तो उजड़ के ही ना आ रहे हैं। तो जब उजड़ के वो आ रहे हैं तो उनको ये बेनिफिट मिलनी चाहिए, और इस पर आपको विचार करना चाहिए कि ये पहले से तैयारी करके तब नोटिफिकेशन करना चाहिए, तो न बनता घर। आज बहुत से लड़के, चाहे मध्य प्रदेश शासन के हों, अधिकारी कर्मचारी, वो भी कहीं न कहीं फंस जाते हैं कि किसको रोकें किसको न रोकें। अधिकांश आप पूरे देश यह बात को तो मैं भी मानता हूँ कि है तो गलत, पर बना लिए हैं तो फिर आज क्या करेंगे, घर तो आपको उजाड़ना ही है। तो कहीं कहीं कुछ उनको एंजॉय करा दीजिए, पैसा उनको भी मिल जाए और शांतिपूर्ण से ये विस्थापन हो जाए। मोरवा विस्थापन में 2 संगठन हैं, एक मोरवा विस्थापन मंच है, एक पुनर्विस्थापन मंच, एकजुट नहीं नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होते दिख रहा है। देखिए, 2 संगठन हो चाहे अधिक संगठन हो, विचार सबको जनता के लाभ दिलाने की है। जहाँ तक इसमें कोई नुकसान की बात मैं नहीं समझता, और अपनी अपनी बातें कहें, कहाँ किस संगठन से छूट गया है कोई मुद्दा जनहित में, उस मुद्दे को ले लें और आपस में बैठ के बात कर लें, इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो हमारे साथ सिंगरौली के पूर्व विधायक रामलल्लू बैस जी थे। विस्थापन के मुद्दे में बड़े बेहतर तरीके से इन्होंने अपना विचार रखा, और माना जाता है कि ये बहुत पुराने नेता भी हैं, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, 15 साल से लगातार विधायक रहे हैं, और जिस जगह पे यह हैं तो ये विस्थापन की प्रक्रिया मुझे लगता है कि हर 10 वर्ष में आती रही है। तो विस्थापन को लेकर भी इनका काफ़ी अनुभव है, जो अपने अनुभव को इन्होंने साझा किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए ऊर्जाधानी न्यूज को सब्सक्राइब और फॉलो करें।